So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the venture capital investing. See अभी हम अमेंडमेंट्स देख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा नए टॉपिक्स से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं. अब ये नया टॉपिक ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपको बहुत टाइम लग रहा है, आपको एक बार थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ता है और उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन करना है. अभी हमने देखा कि अमेंडमेंट्स वाले पोर्शन में से हमने कुछ क्वेश्चन करे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट करा, इंटरप्राइज वैल्यू और ये सब हमने समझा. एंड देन अभी बात आती है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की. चलो तो स्टार्ट करते हैं. वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग समझने के लिए एक बार जो थ्योरी देख रखी है वो एक बार थ्योरी देख लेते हैं. जैसे हमने थ्योरी चॉप शॉप मेथड समझने के लिए की थी, वैसे हमने थ्योरी जो समझी थी तो कायदे से उस थ्योरी को प्रॉपर लिखना था, क्योंकि जैसा हमने थ्योरी समझा उस हिसाब से जब हमने पढ़ा करा क्वेश्चन तो वो पूरा अलग जा रहा था. फिर हमने उस थ्योरी को रिवाइज़ करा कि नहीं यार, ये थ्योरी को हमको ऐसे लिखना चाहिए ताकि फिर हमको समझ में आए प्रॉपर तरीके से. और एट दी एंड हमने डायग्राम भी बनाया था कि इस डायग्राम के थ्रू हमको अब समझ में आएगा. चलो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग क्या होता है, 1 सेकेंड. अब यार लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वेंचर कैपिटल में, क्या होता क्या है, लोग आ रहे हैं आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब अर्ली स्टेज पे क्या रहता है, बैंक को तो पूरा बैकिंग अप चाहिए, पर वेंचर कैपिटलिस्ट जो देखता है वो आइडिया देखता है, क्या आइडिया अच्छा लग रहा है, मेरे पास पैसे रखे हुए, चलो इन्वेस्ट कर दो. कुछ नोटिंग है वो अपन देख लेते हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड ईयर में 22% चांसेस है फेल हो जाए. तो भाई इट रेफर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन थर्ड ईयर प्रोवाइडेड सक्सेस इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. थर्ड ईयर में फेल होने के चांसेस है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में सक्सेस होगा. तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एज जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बिकॉज इन फेलियर इन फर्स्ट ईयर कैन नॉट गो इन सेकेंड ईयर. देखो एक प्रोजेक्ट की सक्सेस फर्स्ट ईयर में प्रोबेबिलिटी कुछ दे के रखी होगी, ठीक है, सेकेंड ईयर में उसकी प्रोबेबिलिटी दे के रखी होगी, पर आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सेकेंड ईयर में तभी आया जब फर्स्ट ईयर में सक्सेस हुआ है. पर अब मैं फेलियर की बात करता हूँ. फर्स्ट ईयर में फेलियर की चांस 40% है, सेकेंड ईयर में फेलियर की चांस 30% है. तो ऐसे केस में आप जो है इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे. यही बोलना चाह रहा है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एज जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. कि जब आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी सक्सेस की जैसे कैलकुलेट करी ना आपने, फेलियर की वैसे मत करना. फेलियर तो एक बार फेल हो गया, उसका आगे कंटिन्यू भी नहीं हो गया. सक्सेस में आपको मल्टीप्लाई करना रहता है. अब ये सब अभी इसको देख के हम एक क्वेश्चन करते हैं. चलो तो TMC इज़ अ वेंचर कैपिटल फिनेंशियर. तो वेंचर कैपिटल फिनेंशियर है. इट रिसीव्ड अ प्रपोजल फॉर फाइनेंसिंग. उसको फाइनेंसिंग का प्रपोजल आया, शायद इसको चाहिए उसके लिए इसको रिसीव हुआ फॉर फाइनेंसिंग. और इट रिसीव अ प्रपोजल फॉर फाइनेंसिंग रिक्वायरिंग. अच्छा प्रपोजल है फाइनेंसिंग का, सामने वाले ने फाइनेंसिंग का प्रपोजल दिया तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट है. फाइनेंसिंग का प्रपोजल दिया रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 45 करोड़. और प्रपोजल भी आया कि 45 करोड़ चाहिए, विच रिटर्न 600 करोड़. तो ऐसा है कि अभी आप 45 करोड़ दो मेरे को और 6 साल में मैं 600 करोड़ आपको दे दूँगा, पर 6 साल बाद 600 करोड़ आपको मिलेंगे इफ़ सक्सीड. पर यही अगर सक्सीड हुआ तो ऑब्वियसली बात है फेलियर और सक्सीड चांसेस तो है. हाउएवर इट मे बी पॉसिबल दैट द प्रोजेक्ट मे फेल एट एनी टाइम. ये भी है कि प्रोजेक्ट 6 साल में कभी फेल भी हो जाए, पर अगर पास हो गया ना कसम से 6 साल बाद 600 करोड़. द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइडेड द एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दे के रखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल लेते पहले. तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर माइनस करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गया. करो पहले ईच ईयर का निकालो, राइट. ईच ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जैसे हर एक साल का देखे रखा ना. अब देखो इधर जैसे 28% प्रोबेबिलिटी है, सेकेंड ईयर में 25% है, ऐसे कैलकुलेट करो तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल लिया. अब इधर समझो आपने 1 माइनस करा और आपने ये निकाल लिया, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आपने 1 माइनस 0.28 करा मतलब 0.72 आया, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.72 है, बट 72% चांसेस है कि पहले साल में सक्सीड हो गया. और चलो हो गया सक्सीड, 72% चांसेस से हो गया. नेक्स्ट ईयर में चांसेस 75% है, तो फिर आपको 75% 72 को 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ये प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है कि 2 साल प्रोजेक्ट रन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. एक साल इंडिविजुअल का तो आपने निकाल लिया, पर जॉइंट प्रोबेबिलिटी देखनी है आपने. तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाला माना, पर हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी देखनी है, क्योंकि मुझे 6 साल कंटिन्यूस सक्सेस चाहिए. पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल, छठे साल कंटिन्यूस सक्सेस चाहिए. तो मैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी करूँगा. तो ठीक है, पहले का मैंने माना कि चलो 0.72 है, दूसरे में मल्टीप्लाई करो 0.72 इंटू 0.75. तो आपने 1 माइनस किया ही होगा ना सबको वैल्यू को, तो बस आपको मल्टीप्लाई करना है. आया 0.54.
30 सालों पे 0.72 इंटू 0.75 इंटू 0.78 या 0.4212, फिर 0.72 इंटू 0.75 इंटू 0.78 इंटू 0.82 या 0.3453। 0.34538 है तो मैं 0.3454 करता हूँ क्योंकि 4 डिजिट लेनी है। पाँचवें में 0.72 इंटू 0.75 इंटू 0.78 इंटू 0.82 इंटू 0.82, राइट, तो 0.2832। फिर आती बात 0.72 इंटू 0.75 इंटू 0.78 इंटू 0.82 इंटू 0.82 इंटू 0.10, ये अगर आपने तो 0.028। अब देखते यही आया क्या, सी लास्ट में 0.90 से मल्टीप्लाई करना था तो 0.25 आ रहा है। तो देखो यार ईयर एंड पे अगर आप देखो ना 6 साल सक्सेस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.255 है, 0.255, मतलब 25.5% फेलियर के चांसेस है, सक्सेस के चांसेस है, मीन्स 74.5% सक्सेस के चांसेस है। चलो ये दो चीज़ हमने निकाल ली, राइट। तो हमारी स्टेप्स क्या है, देखो मैं आपको स्टेप बताता हूँ। आपको फेलियर की टेबल दे के रखेंगे, तो पहली चीज़ आपको टेबल दे के रखेंगे, फेलियर टेबल। आपको सक्सेस की टेबल निकालनी है, तो आपने एक टेबल ऑफ सक्सेस निकाला। फिर बात आती है जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो आपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाला। फिर जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि आपको कंटिन्यूस सक्सेस चाहिए ना, तो आपने निकाला। फिर अब 1 माइनस जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आपका आएगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब कि एक तरीके से उस प्रोजेक्ट के फेलियर के चांसेस, कि वो 6 साल में किसी भी एक साल लुढ़क जाएगा उसके चांसेस। तो ये देखो मैंने जॉइंट प्रोबेबिलिटी फेलियर का निकाला। अब इन दी अबव टेबल द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट फेल इन द सेकेंड ईयर इज गिवन दैट इट हैज़ सर्वाइव थ्रू आउट ईयर 1। इन दी अबव टेबल द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट फेल इन सेकेंड ईयर की प्रोबेबिलिटी कि जो प्रोजेक्ट फेल होगा सेकेंड ईयर में इज़ गिवन दैट इट हैज़ सर्वाइव्ड थ्रू आउट ईयर। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है ना ऑफ दैट द प्रोजेक्ट फेल इन सेकेंड ईयर इज़ गिवन दैट, ये माना गया है कि ये सर्वाइव हुआ है फर्स्ट ईयर में। सिमिलरली फॉर सेकेंड ईयर एंड सो फोर्थ, मतलब सेकेंड ईयर की फेलियर की प्रोबेबिलिटी में ये आप मानो आपकी पहले साल सक्सेस था, सेकेंड में प्रोबेबिलिटी ये है। थर्ड की फेलियर की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि पहले 2 साल सक्सेस था, थर्ड की प्रोबेबिलिटी फेलियर की ये है, ऐसा। चलो ठीक है, हमने समझ लिया ना, हमने स्टेप समझ ली कि पहली स्टेप है कि टेबल ऑफ फेलियर देके रखा है, उसको आपने पहले सक्सेस का निकाला, और सक्सेस से फिर हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब टीएमसी तो जो है कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया, चलो इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं। अब इस टाइप का प्रोजेक्ट है ना बहुत ही रिस्की है, तो बीटा 7 है और मार्केट रिटर्न और आरएफ ये 8 और 6 दे के रखा है। तो चलो बीटा निकालो, के ही निकाल लो। तो चलो आप के ही निकालो, तो ये 20% आ गया, राइट, ये के ही आ गया 20%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दी एक्सपेक्टेड एनपीवी, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दी एक्सपेक्टेड एनपीवी। आप एक एक्सपेक्टेड एनपीवी तो निकालो। अब समझो ना एनपीवी कैसे निकलेगा आपका एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकलेगा। अभी आपने चलो 20% आपका के ही आ गया, आपका 25.5 है फेलियर, 74.5 है सक्सेस। अब एनपीवी कैसे निकालोगे। अगर फेलियर हो रहा है तो आपके पैसे कितने डूबे, 45 करोड़, राइट। अगर सक्सेस हुआ तो आपको मिले कितने, 600 करोड़, राइट। ओके, तो समझो एनपीवी, पहले सक्सेस पे एनपीवी निकालते हैं। कैश इनफ्लो 600 करोड़ है, पहले सक्सेस पे एनपीवी निकालते हैं। कैश इनफ्लो 600 करोड़ है 6 साल बाद, और आउटफ्लो 45 करोड़ है। तो पहले 600 करोड़ को 6 साल डिस्काउंट करो, 201 करोड़ आएगा। 201 करोड़ में 45 माइनस करो, 155.93 करोड़ आ गया, या मतलब 156 करोड़। सक्सेस हुआ तो 156 करोड़ आपके हाथ में। पर अगर फेलियर हुआ, राइट, तो 45 करोड़ का नुकसान। तो आपने एनपीवी निकाला, एनपीवी इन केस फेलियर, एनपीवी इन केस सक्सेस, राइट। सक्सेस में 156 करोड़ आपके हाथ में, फेलियर में 45 करोड़ गए। तो 156 को मल्टीप्लाई करो 1 सेकेंड, 156 को मल्टीप्लाई करो 25.5 से, या डिवाइड बाय 100 भी तो करो, 39.78 और 45, ये तो आपका मल्टीप्लाई करो 75.5 से। चांसेस तो इसके ही है ना, 74.5, 45 इंटू 74.5, 45 इंटू 0.745, तो 33.525,
राइट। तो हमने एनपीवी निकाला फेलियर का, एनपीवी निकाला सक्सेस का, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा तो ये दिख रहा है कि 39.78 में से अपन 33.525 माइनस करो तो इस तरीके से 6.255 आएगा। तो ठीक है, हमने पहले टेबल ऑफ फेलियर था, हमने टेबल ऑफ सक्सेस निकाला, वो फिर हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाली सक्सेस की, फिर हमने पूरे प्रोजेक्ट का जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल लिया। जॉइंट प्रोबेबिलिटी सक्सेस की 0.255 था, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फेलियर का हमने निकाल लिया 0.745। अब के ही निकाले हमने 20%। अब हमको करना क्या है, पर्टिकुलर एनपीवी निकालने की। फेलियर के चांसेस तो 0.745 है, सक्सेस के 0.255 है। फेलियर हुआ, राइट, फेलियर हुआ तो 45 का नुकसान, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.745। सक्सेस हुआ तो एनपीवी कितना रहेगा आपका, फेलियर में तो एनपीवी नेगेटिव है, सक्सेस पे आपका एनपीवी कितना रहेगा, 6 साल बाद आपको 600 मिल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आपका निकलेगा 156। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करने के बाद, राइट, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करने का 156 आएगा। अब -45 को उसकी प्रोबेबिलिटी से प्लस वाली 156 को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, ये आपके आ गया, राइट, एक्सपेक्टेड एनपीवी। ई एनपीवी क्या होता है, एनपीवी को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो तो आपका एक्सपेक्टेड एनपीवी आ जाता है। और आपका कितना आ रहा है, 6.255 पॉजिटिव है। अगर ई एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करो ना प्रोजेक्ट को। सो अब जो है हम मूविंग एवरेजेस समझेंगे। मूविंग एवरेजेस में 2 टाइप के मूविंग एवरेजेस होते हैं, अरिथमेटिक मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ठीक है, सी ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड अरिथमेटिक मूविंग एवरेज। अब अरिथमेटिक तो ईजी होगा, जैसे 1 से 10 है वो क्लोजिंग प्राइसेस दे के रखे, 1 से 10 है क्लोजिंग प्राइसेस दे के रखे। अब 5 दिन का AMA निकालना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमको एक मूविंग एवरेज, सॉरी अरिथमेटिक मूविंग एवरेज 5 दिन का निकालना है, तो 5 डे AMA निकालना है, राइट। सी हम अब पर्टिकुलर AMA कर भी ले, बट एक बार देख तो ले कि AMA के ऊपर क्वेश्चन है कि भी नहीं। ओके, सी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ही क्वेश्चन है, अरिथमेटिकल मूविंग एवरेज पे क्वेश्चन ही नहीं है, तो वो पहले काटो। चलो, अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तो उसका फॉर्मूला देख रखा है, EMA टुडे इज इक्वल टू यस्टरडे का EMA प्लस A इंटू प्राइस टुडे माइनस यस्टरडे का EMA। स्टार्टिंग भी यस्टरडे से और एंडिंग भी यस्टरडे से, तो एक आज का EMA निकालना है, तो EMA, राइट, EMA T-1 कर सकता हूँ, जैसे आज टुडे तो उसके एक दिन पहले T-1 प्लस A प्राइस टुडे माइनस EMA T-1। अब जो मैंने आपको बोला EMA टुडे इक्वल टू यस्टरडे का EMA प्लस A इंटू, मतलब कि प्राइस माइनस EMA वही यस्टरडे का, तो यस्टरडे का EMA प्लस प्राइस टुडे माइनस यस्टरडे का EMA, मतलब कि यस्टरडे का EMA ये कल आपने प्लस प्राइस टुडे माइनस यस्टरडे का EMA, उसका एक ब्रैकेट में रखो और उसको फिर A से मल्टीप्लाई कर लो। A क्या है, मल्टीप्लाई स्मूथिंग कांस्टेंट है, A विल गिव, और ये हमेशा आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, पर अगर आपको कैलकुलेट करना भी हो ना A, तो ऐसा होता है कि 2/1 प्लस पीरियड से हो जाता है, समझो। क्लोजिंग वैल्यूज़ ऑफ सेंसेक्स ये देख रखी, ये सेंसेक्स की क्लोजिंग वैल्यूज़ आपको देख रखी, ये सेंसेक्स की आपको क्लोजिंग वैल्यूज़ फ्रॉम 6th to 17th डे। ओके, ये डे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा है, पर ये 6 से 17 है और जनवरी के महीने की है। हो जाए 2000 वर एज फॉलोज 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, सही है। ये डेट भी दे के रखी, चलो ठीक है, दे के रखी थी। ये डे क्या है, हमको कोई मतलब नहीं है डे से, तो सेंसेक्स। अब डे से मतलब इन जैसे हमको नहीं है, बट सैटरडे संडे को जैसे ट्रेडिंग नहीं होती, तो रीज़न है फ्राइडे सैटरडे संडे कोई ट्रेडिंग नहीं हुई। अब सेंसेक्स की वैल्यू देख रखी, तो ले देखिए जो बोल रहे हैं क्लोजिंग वैल्यू ऑफ सेंसेक्स देख रखी, हर एक दिन की क्लोजिंग वैल्यू देख रखी। अब हमें EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स, हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना है कि सेंसेक्स का जो मूविंग है, तो हमको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना है। अब देखा जाए तो प्रीवियस डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 15,000 है, प्रीवियस डे का देना पड़ेगा ना, डे 1 के लिए आपको प्रीवियस डे का तो देखना पड़ेगा ना, तो प्रीवियस डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 15,000 है। वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की वैल्यू फॉर 31 डेज, एक्सपोनेंट की वैल्यू मतलब अच्छा ओके, एक्सपोनेंट बोलो, मल्टीप्लायर बोलो, स्मूथिंग कांस्टेंट बोलो,
इसका वैल्यू राइट, इसका वैल्यू क्या देख रखा है, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फॉर 31 डेज EMA, 31 डेज EMA इज़ 0.062. डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द बेस ऑफ कैलकुलेशन। क्या एनालिसिस देना हमको, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना, हम पहले वो निकाल लेते हैं। अब हर दिन का मेरे को EMA अगर निकालना है तो मेरे को EMA T-1 यस्टरडे का पता होना चाहिए, प्लस प्राइस टुडे माइनस EMA T-1 यस्टरडे पर उसका एक्सपोनेंशियल, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करना A से। अब मैं पहले दिन का निकाल रहा हूँ, मतलब कि 6th डे, राइट, 6th डे सेंसेक्स। ये शायद अगर ये वैल्यूज़ देके रखे तो क्या हम इसको प्राइस माने, जो भी है। चलो EMA पहले सेंसेक्स की 6th डे पे जो वैल्यू है वो 14,522 है, राइट। EMA आपको यस्टरडे का देके रखा है, क्या, प्रीवियस डे का 15,000 प्लस A 0.062, राइट। और राइट, ये सेंसेक्स की जो वैल्यू है इसको आप प्राइस मानो, जो अपन ने सोचा भी था। ये 14,522 ये हमारी प्राइस है, और यस्टरडे का EMA आपको देके रखा है। जब आप सब इक्वेशन में पुट कर लोगे ना तो आपको दिख जाएगा EMA। ये जो है 14,970.364, ये क्या निकला है, आज का EMA निकला है 14,970.364। अब मैं 7th डे पे हूँ, 7th डे पे जो वैल्यू है वो 14,925 है, राइट। चलो 6th डे पे जो EMA है वो यस्टरडे का EMA हो गया। अब मैं इक्वेशन में 14,970.364 प्लस एक्सपोनेंट में 0.062 और प्राइस टुडे क्या है 14,925 माइनस 14,970.364, ये पूरी इक्वेशन देख के आपको करना है। करो सॉल्व। ये है 14,967.55। 8th डे की वैल्यू क्या है 15,222। अब 14,967.55 देख रखा है, 14,967.55 प्लस प्राइस टुडे क्या है 15,222 माइनस 14,967.55। चलो 0.062 को एवरेज A से मल्टीप्लाई करो। आप समझ रहे हो ना, मैं पूरा का पूरा ये फॉर्मूला ही आपको बोल रहा हूँ, राइट। करो सॉल्व अब इसके लिए। 14,983.22 0.32 14,983.32। अब 14,983.32 है, ये आपका वही, ये मैं 9th डे का निकाल रहा हूँ, तो यस्टरडे का EMA हमको 8th का क्लोजिंग दे के रखा है 14,983.32, राइट, ये दे के रखा है, प्लस 0.062 हमारा A है, और प्राइस दे के रखा है हमको, क्या है 16,000 माइनस 14,983.32। करो कैलकुलेटर वापस, कि 16,000 माइनस 14,983.32 को मल्टीप्लाई करो 0.062 प्लस करो 14,983.32 से, ये आपका हो गया 15046.35। चलो 10th डे का निकालो, 10th डे। अब देखो गड़बड़ बढ़ते गए, 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन करते गए, क्योंकि हमको इक्वेशन समझ में आ गई थी और हम करे जा रहे थे। पॉइंट ये आता है 8वें दिन और 9वें दिन का क्यों निकाला, आती बात इधर 8वें दिन और 9वें दिन का क्यों निकाला। फिर एक बात ये भी आती है कि अगर 8वें दिन और 9वें दिन का नहीं निकाला तो क्या 7वें दिन का जो क्लोजिंग है वही क्या 8वें दिन का ओपनिंग रहेगा। हाँ, वही रहेगा 8वें दिन का ओपनिंग। तो जो तुम 6, 7, 8, 9 कर रहे थे वो 8, 9 की जगह अब वो हो जाएगा 10, 11। वो जो आपने निकाला ना 14,983.32 15046.354, ये 10, 11, ये 10, 11 का है। फिर आप 12, 13 का वापस से कैलकुलेट करो, करा है ना इन्होंने, 12, 13 का इन्होंने कैलकुलेट किया, फिर ये तीनों हट गए, 12, 13 का इन्होंने किया, फिर वापस से, फिर 13 का जो क्लोजिंग आया, राइट, 15,246। चलो फिर लास्ट 15,246 है ना, वैल्यू कितनी है 18,000, तो 15,246.203 प्लस 0.062 और 18,000 माइनस 15,246.203। अब देखो 18,000 माइनस 15,246.203 इंटू 0.062 प्लस 15,246.203, ये आपका आ जाएगा 15,416.398, ये आ गया आपका। पर ये मैंने निकाल के करा क्या, चलो मैंने निकाल लिया, मेरे को आगे समझ में। गिव डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द बेस ऑफ योर कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि मार्केट इज़ बुलिश।
चलो ठीक है, मार्केट बुलिश है, प्राइस सेंसेक्स की प्राइस बढ़ रही है तो मार्केट बुलिश है. मार्केट इज लाइकली टू रिमेन बुलिश फॉर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इफ द अदर फैक्टर रिमेन्स द सेम. और लाइकली टू रिमेन द बुलिश, ये बुलिश ही रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इफ अदर फैक्टर रिमेन द सेम. ऑन द बेस ऑफ इंडिकेटर EMA द इन्वेस्टर ब्रोकर कैन टेक लॉन्ग पोजिशन. EMA बढ़ रहा है, बढ़िया लॉन्ग पोजिशन लो, चाहे तो ऐसे भी देख लो, पर EMA बढ़ रहा है तो ब्रोकर को बोलेंगे कि आप लॉन्ग पोजीशन लो, मार्केट बुलिश है. तो फिर जब अगला क्वेश्चन आता है तो उसमें देख लेते हैं EMA क्या चल रहा है. EMA यही बढ़ रहा है, मार्केट बुलिश एंड लाइकली टू रिमेन बुलिश शॉर्ट से मीडियम टर्म. लॉन्ग टर्म की तो कोई बात ही नहीं करता. मार्केट बुलिश एंड लाइकली टू रिमेन बुलिश शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म. ऑन द बेस ऑफ EMA इन्वेस्टर ब्रोकर को बोल दिया कि बेटा लॉन्ग पोजीशन लो. अब यही बात चल रही है तो देख लेते हैं अगला भी 7C. ओके 7C का सॉल्यूशन इन्होंने इधर नहीं दिया, ठीक है, अलग से ओके कंसेप्ट बेस में दे दिया होगा कि 7C का आता है 8. ये भी 8 वाला क्वेश्चन भी बड़ा क्वेश्चन है. चलो देखते हैं. ओके अब देखो क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ BSE सेंसेक्स, यही वही 6 to 17 डे. अब देखो हमें तो ये क्वेश्चन अब आ गया समझ में कि कैसे करना है, ठीक है, बहुत अच्छा से प्रोसीजर समझ में आ गया. क्या देखो हम तो डे लिख देंगे, पहले ट्रेडिंग नो ट्रेडिंग ये भी लिख लेते हैं. तो अपन एक इक्वेशन वो बना लेते टेबल कि हम डेज लिखेंगे. चलो ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है. चलो सेंसेक्स की वैल्यू क्या है. ओके EMA यस्टरडे का कितना है. ओके प्राइस टुडे कितना है, तो वैल्यू दे के रखिए. और EMA बस EMA यस्टरडे का ही चाहिए, बस निकल जाएगा. तो देखो जैसे कि इधर भी इन्होंने जैसे करा था ना 6 7. अब 8 डे 9 डे तो हुआ नहीं, 10th डे 11th डे ये दोनों ने करा. पहले इधर हमको लिखना था ट्रेडिंग हो रही, हाँ हो रही है, राइट, ट्रेडिंग हो रही. तो या तो आप ऐसा कर लो 6 7 8 9 10 ऐसा लिखो, और ट्रेडिंग हो रही है, हाँ 6 7 को तो हो रही है, 8 9 को नहीं हो रही है, 10 को हो रही है. चलो ऐसा कर लिया, वैल्यू लिख ली. अच्छा सेंसेक्स की पूरी आपने वैल्यू लिख ली और EMA आपने T-1 का लिख लिया, राइट. अब देखो अब EMA T-1 का आपने डेटा तो लिख दिया पूरा. अब EMA T निकालना है आपको. अब EMA T निकालना है तो पूरी वैल्यू आप वो पूरा फॉर्मूला लिख लो. फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला लिख लो कि EMA T-1 प्लस वैल्यू ऑफ T मतलब कि सेंसेक्स वैल्यू आज की माइनस EMA T-1 उसको मल्टीप्लाई करो A से. और सब आपको दे के रखा है, अब आपको कैलकुलेट करना है सिर्फ. और EMA आ जाएगा तो आपका ये टुडे का आ जाएगा EMA. अब जैसे कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन है पर्टिकुलर, उसमें भी हमको क्लोजिंग वैल्यू ऑफ BSE सेंसेक्स निकाला है फ्रॉम 6 to 17 डे. हम क्या करेंगे, डे लिखेंगे, फिर देखेंगे ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं हो रही. तो देखो 6 7 8 को नहीं, 9 को ट्रेडिंग नहीं हुई, 10 11 12 13 14 15 16 17 कब ट्रेडिंग नहीं हुई, 8 को नहीं हुई, 9 को नहीं हुई, 14 15 16 को नहीं हुई, 14 15 16 को नहीं हुई, 17 को हो गई. Exponential moving average of Sensex during the period and 30 days simple moving average can be assumed as okay 1 second 30 days simple moving average can be assumed. पिछले साल का देख रखा है और EMA देख रखा है, तो आप तो एक का निकाल लो. कैसे निकालना, वैल्यू सबसे पहले कितनी, ओके 29522. ओके 29522 EMA T-1 क्या देख रखा है आपको, EMA T-1 आपको 30,000 देख रखा है. तो अब EMA T निकाल लो. अब EMA T निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, EMA T-1 30,000 प्लस A 29522 माइनस 30,000. 29522 माइनस 30,000. A आपको कितना दे के रखा है 0.062. चलो कैलकुलेट करो. चलो 29522 माइनस 30,000, चलो इंटू करो 0.062, ये माइनस आया माइनस 29.66 जो भी है, प्लस 30,000 करो, क्या आया 29970,364. ओके यही आया हमारा, बढ़िया मस्त. तो अब ऐसे ऐसे करते जाओ कैलकुलेट. पर हाँ 7th का हमारा क्लोजिंग 8th का ओपनिंग नहीं होगा क्योंकि 8 to 9 डे में जो ट्रेडिंग नहीं हुई, तो 10th का ओपनिंग हो जाएगा. तो हम कैलकुलेट पूरा कर लेंगे. अब आप देख लो, अब आपको बस ये लिखना है कि अगर EMA बढ़े जा रहा है, मार्केट बुलिश, सेंसेक्स बढ़ रहा है, EMA बढ़ रहा है, मार्केट बुलिश एंड कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म, लाइकली टू रिमेन बुलिश फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म की गारंटी तो वैसे भी कोई नहीं देता. तो ऑन द बेस ऑफ EMA इन्वेस्टर कैन टेक लॉन्ग पोजीशन. तो ठीक है, अब हम 7C भी देख लेते हैं किस तरीके से पूछ रहे हैं.
क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ BSE सेंसेक्स 6 to 7 डे 17 या 6 to 17 ही बोलते हैं। कैलकुलेट EMA, देखो EMA ही पूछा है, EMA तो पूछा ही नहीं। ड्यूरिंग द अबव पीरियड 30 डेज सिंपल मूविंग एवरेज एज्यूम 35,000, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट देख रखा है। ओके, मार्केट बुलिश एज्यूम टू बी लाइकली टू बी रिमेन बुलिश शॉर्ट टू मीडियम टर्म ऑन द बेस ऑफ EMA। इन्वेस्टर को बोल दो कि लॉन्ग ले ले, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ सेंसेक्स, ये देख रखा है तो ठीक है। 6 to 17 नहीं बोला इन्होंने, पूरे 31 देखे। यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म, आपको बोला गया है कि आप टेस्ट करो वीक फॉर्म ऑफ EMH बाय अप्लाइंग रन टेस्ट एट 5% एंड 10 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फॉलोइंग वैल्यू कैन बी यूज, वैल्यू ऑफ T at 5% 2.101 at 18 degree of freedom, value of T 10% at 1.734 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सी क्या बोल रहे हैं, पूरे आपको वैल्यू दे दी। यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक, आपको टेस्ट करना है वीक फॉर्म। ये जो EMH है ना, इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, उसका वीक फॉर्म आपको टेस्ट करना है। अब टेस्ट करना है 5% से और 10% से, और T वैल्यू ऑफ T एट 5% T पे 2.101 एट 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और T एट 10% 1.734, और 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये भी एट 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब पहले ये देखो कि इस टाइप का क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, राइट। जैसे अरिथमेटिक मूविंग एवरेज नहीं आया, पहले ये भी देख लो, ये भी है एग्जाम में। देखो अब ये AMA वाला क्वेश्चन, राइट, इसका कंसेप्ट आप समझ में आया, ठीक है। एग्ज़ाम में तो नहीं है, पर एक बार देख लो क्या है कि 10 डेज़ का आपको देके रखा है, क्लोजिंग प्राइस आपको देके रखा है, राइट। 10 डेज क्लोजिंग प्राइस। अब EMA जो आपको निकालना है, EMA तो आप ऐसे निकालते हो कि EMA टुडे का अगर निकालना है तो बाकायदा आपके पास यस्टरडे का EMA T-1 होना चाहिए, प्लस वैल्यू ऑफ टुडे माइनस EMA T-1 होल को मल्टीप्लाई करो ए से, जो कांस्टेंट है या अपन बोले स्मूथिंग फैक्टर है। तो देखो EMA में हमको क्या करना है, सी 5 डेज EMA है तो 1 2 3 4 5, राइट। पाँचवें दिन पाँचवीं वैल्यू आएगी 5 डेज EMA, आप इसका एवरेज कर लो, क्या है 42.8। 6 डेज़ पे EMA निकालना है, 6 डे पे निकालना है तो 2 3 4 5 6 उसका एवरेज करो तो 43.4 आया। ऐसे 5वें दिन का निकालो, बस 5 डेज EMA हमको इस तरीके से निकालना है। तो देखो ऐसे ही था कि अगर 5 डेज EMA हमको निकालना है, अगर हमें 5 डेज EMA निकालना है तो हमें फिफ्थ डे से हमें करना है, राइट। 5 डेज EMA तो 50 डे, 40 + 45 + 39 + 42 + 48, तो 5 डेज EMA है तो 50 डे से हमने करा, तो 5 डेज EMA है तो हमने 50 डे से चालू करा, मतलब हम एवरेज कर रहे हैं, राइट। तो ये फिर 60 डे ये सब हमने निकाला। अब लास्ट जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन फटाफट इसको करते, सॉरी। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ सेंसेक्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2007 गिवन बिलो, ये पूरे 10 वैल्यू देके रखी। यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म, आपको वीक फॉर्म निकालना है EMH का, टू अप्लाई रन टेस्ट एट 5% एंड 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपको यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म, आपको वीक फॉर्म निकालना है EMH का, वीक फॉर्म ऑफ EMH। अब वीक फॉर्म ऑफ EMH में 5% 10%, फॉलोइंग वैल्यू कैन बी यूज्ड, 5% value of T at 5% 2.101 at 18 degree of freedom, value of T at 10% 1.734 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले हमको क्या करना है, अभी स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, चलो ये हो गया आपका। तो पहले आप प्राइस चेंज आपका प्लस माइनस निकालो, राइट। तो जैसे कि देखो क्लोजिंग सेंसेक्स देख के रखा है, तो देखो ये माइनस, फिर बड़ा तो प्लस, राइट, फिर माइनस, फिर बड़ा तो प्लस, फिर एक और बड़ा प्लस, फिर घटा माइनस, फिर बड़ा प्लस, समझ रहे हो ना। माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 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 प्लस, ये आपने निकाल लिया, चलो माइनस प्लस निकाल लिया। पर मैं कर क्यों रहा हूँ, तो कोई ये हम वो EMA निकालना देता हमको, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना देता तो हम तो निकाल लेते ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाल लेते हैं। पर इधर कुछ नहीं ऐसा बोला वीक फॉर्म ऑफ EMH निकालो। अब ये EMH क्या आ गया, अब ये तो नहीं पता हमको, वीक फॉर्म ऑफ EMH निकालना है
और चलो EMH निकालना है और रन टेस्ट। तो अब टोटल ऑफ साइन ऑफ प्राइस चेंजेस, राइट। तो टोटल ऑफ साइन ऑफ प्राइस चेंजेस, वन सेकेंड, टोटल ऑफ साइन ऑफ प्राइस चेंजेस समझो। इधर पॉजिटिव चेंज कितना है 11, नेगेटिव चेंज है 8, इधर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। वन सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। तो ठीक है, हमने 11 चेंज पॉजिटिव के हैं, 8 चेंज नेगेटिव के। तो N1 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, तो 2 इंटू पॉजिटिव चेंज इंटू नेगेटिव चेंज, ये नंबर्स में, प्लस पॉजिटिव चेंज नेगेटिव चेंज नंबर्स में। चलो ये मैंने कर लिया, ये म्यू, ये क्या मैं निकाल रहा हूँ, ओके चलो निकालो जो भी है 10.26। टेक ये फॉर्मूला है, करो, मतलब स्टेप बना लो। पहले कैलकुलेट नंबर ऑफ प्राइस चेंजेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आपने एक टेबल बनाई प्राइस चेंज की जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आया, राइट। अब हमने पॉजिटिव चेंज निकाले, नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंज, आपने नंबर ऑफ नेगेटिव चेंज निकाले। फिर एक म्यू बोल देते हैं हम इसको, म्यू, एक म्यू निकालते हैं। म्यू का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, फिर इधर प्लस 1। N1 आपको पता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंज, N2 आपको पता है नंबर ऑफ नेगेटिव चेंज। तो ठीक है, 2 इंटू N1 N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस 1 किया, हमारा म्यू आ गया। चलो इस म्यू का मैं क्या करूँ, अब देखो, चलो मैं N1 N2 की जगह अपन ऐसा बोल देते हैं, ये N1 N2 रखना ही नहीं, ए भी बोलते हैं, 2AB डिवाइड बाई ए प्लस बी, फिर इधर प्लस 1। ए पॉजिटिव चेंज नंबर, बी नेगेटिव चेंज नंबर, ये हो गया म्यू, ये हमारा म्यू निकला। म्यू निकालने के बाद तीसरा पॉइंट था हमारा, निकालो आप ये स्टैंडर्ड डेविएशन आर, ये पता नहीं क्या है ये, पर ये आप निकालो, चलो, राइट। इसका अंडर रूट 2AB, फिर ब्रैकेट में 2AB माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी माइनस 1। तो 2AB देखो, 2AB माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस 1। तो सबसे पहले 2AB डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो देखो यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी, 2AB डिवाइड बाई ए प्लस बी, इधर प्लस 1 कर दिया। अब यही जो 2AB है, न्यूमरेटर में भी 2AB है, इसके साथ जुड़ गया 2AB माइनस ए माइनस बी, ये n+1 है, तो ये भी जैसे जुड़ गया ना, तो ये भी जुड़ा ही है ना, जैसे कि 2N1 2AB है, तो ये 2AB जुड़ा, n+1 a प्लस बी है, तो a प्लस बी जुड़ा, पर 2AB जब जुड़ा तो उसके साथ माइनस ए माइनस बी हुआ, और a प्लस बी जुड़ा तो उसके साथ -1 हुआ, राइट। तो इसे याद कर लें कि 2AB a प्लस बी देख रखा है, 2AB के साथ जुड़ा पर माइनस ए माइनस बी हुआ, माइनस, ऐसे a प्लस बी के साथ भी जुड़ा पर वो -1 हो गया। तो आपने दोनों चीज़ें निकाली, चलो ठीक है, आपने बाकायदा निकाला उसको, देखिए आप फॉर्मूला 2AB डिवाइड बाई ए प्लस बी, फिर आपने +1 करा, और एक 2AB के साथ जुड़ा 2AB पर माइनस ए माइनस बी हो गया, डिवाइड बाई ए प्लस बी के साथ भी जुड़ा ए प्लस बी पर -1 हो गया, ये अंडर रूट कर दो, करा, पूरा कैलकुलेट कर लिया। अब सिंस टू फ्यू रन in the case would indicate that movement of price is not random. Since too few run in the case would indicate that movement of price is not random, हम अप्लाई करते हैं टू फेल्ड टेस्ट randomness of prices. 1 second. Test a 5% level of significance at 18% degree और एक टेस्ट एट 10% लेवल। मतलब ये जो 5% और 10% रन टेस्ट अब तक चालू ही नहीं करा था ना हमने तो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज निकाल लिए और म्यू और एक ये निकाल दिया जो भी है स्टैंडर्ड डेविएशन,
अब रन टेस्ट निकालते हैं। रन टेस्ट में लोअर और अपर लिमिट निकालो। चलो, तो टेस्ट है 5% एट 10%, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। चलो लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालो। म्यू आपने जो निकाला माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर जो भी था। ओके, तो म्यू तो हमने निकाला, ये भी निकाला। ये टी क्या है, राइट, ये टी क्या है 2.101। अब ये टी कैसे आ गया? ओके, टी वैल्यू, टी की वैल्यू दे के रखी। ओके ठीक है, फिर अपर लिमिट है तो म्यू प्लस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर। बहुत बढ़िया, यही करो, म्यू माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर, फिर म्यू प्लस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर। तो ले देखे, अब आपको फिर रन टेस्ट करना है। 5% 10%, लोअर लिमिट अपर लिमिट। म्यू निकाला है, वो निकाला है आर, टी दे के रखा है म्यू माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर। अपर लिमिट में म्यू प्लस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर। म्यू निकाल लिया आपने, आर निकाल लिया आपने, टी की वैल्यू राइट दे के रखिए। करो, माइनस करो, प्लस करो, इधर भी माइनस करो, प्लस करो, करो कैलकुलेट। म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर ये तो ऑल टाइम सेम ही रहेंगे। ये टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इधर 2.101 है, एक में 1.734 है। पर मैं इधर वैल्यू निकाल के करूँगा क्या? ये लोअर लिमिट अपर लिमिट निकाल के मैंने करा क्या? एज सीन आर लाइज बिटवीन दिस लिमिट्स, हैंस मार्केट एग्जिबिट करा वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। अब वो बोल रहे कि आर लाइज बिटवीन दिस लिमिट्स, अब इधर बोला है एज सीन आर लाइज बिटवीन दिस लिमिट्स। तो देख, इधर हमने, ठीक है, हमने प्राइस चेंज निकाला, चलो, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव, नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव निकाला। फिर मैंने आपको म्यू करके बताया, मैंने आपको आर करके बताया, फिर एक रन टेस्ट करा जिसमें म्यू और आर का यूज़ था। तो 3 फॉर्मूले, म्यू का टेबल जो हमने समझा 2ab डिवाइड बाई a प्लस b प्लस 1 कर देना, फिर आर निकालना, अंडर रूट में वो 2ab के साथ कुछ जोड़ देना, 2ab ब्रैकेट में 2ab माइनस a माइनस b, डिनोमिनेटर में a प्लस b के साथ कुछ जोड़ा, a प्लस b माइनस 1, राइट। ये मैंने निकाला आर। मैं रन टेस्ट किया, रन टेस्ट में अपर और लोअर लिमिट निकाली जिसमें म्यू माइनस टी इंटू आर, टी की वैल्यू आपको दे के रखी है, राइट। तो म्यू माइनस टी इंटू आर ये करा, अपर में म्यू माइनस टी इंटू आर, 10% में भी म्यू माइनस टी इंटू आर, अपर में म्यू प्लस टी इंटू आर, ऐसे करके मैंने लिमिट निकाली। अब लिमिट निकालने के बाद ये आर लाइज बिटवीन दिस लिमिट, ये आर क्या है? तो 3 चीज़ जो है मैं आपको जो कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अगर आप यहाँ तक भी पहुँचे हो तो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हमको इसको करना है। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि ये क्या है, इसका बताता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि आर कैसे लाई हो रहा है ये। और अगर आपको पता हो ये तो प्लीज़ आप मुझे बताओ, ये पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसको स्प्रेड करता हूँ अपने कम्युनिटी टैब में, डालता हूँ आपका रेफरेंस का यूज़ करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम और फर्दर क्वेश्चन करेंगे, राइट। चलो।